स्वागत है एक बार फिर आपका क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में। आज हम पहुंचे हैं बांदा सांसद आर.के. पटेल के आवास में। जानेंगे उनसे क्या कुछ बुंदेलखंड में हो रहा है और बांदा और चित्रकूट जिसमें उनकी एक मुख्य भूमिका है कि किस रणनीति के तहत वो 2022 के इस चुनाव में उतरे हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। देखिए, 2022 का विधानसभा का चुनाव आपके सबके सामने है। मेरा आग्रह है, अनुरोध है सभी से कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सभी आम आवाम से मेरा आह्वान है, निवेदन है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार, नवयुवक, सारे लोग मिल कर के भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो परियोजनाएं, जो योजनाएं गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए चलाई है, बेरोजगारों के उत्थान के लिए जो परियोजनाएं बनाई हैं, डिफेंस का कॉरिडोर हमारे चित्रकूट बुंदेलखंड में जो स्थापित करने की योजना बनी है, उससे बेरोजगारी दूर करने का हमारा एक बहुत बड़ा बुंदेलखंड का एक जरिया आगे बढ़ने जा रहा है। तो इसलिए मेरा आह्वान है सारे लोगों से कि मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी का जो ये कारवां है इसको आगे बढ़ावें। सरकार को फिर से बनने वाली सरकार में अपना थोड़ा सा योगदान दे करके कमल के सामने की बटन दबा करके और यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है, ना कोई संशय, ना कोई भूल। 2014 से लगातार शुरू हुआ है, जीता है, जीतेगा कमल का फूल। तो 14, 17, 19 में गठबंधन भी था। यहाँ गठबंधन की भी दौर यहाँ आया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा गठबंधन पूरे प्रदेश में आया था, लेकिन आम आवाम ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जनता ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और गठबंधन की भी हवा निकाल करके फिर से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की कुर्सी पर बैठालने का काम किया। उसी तरह से 2022 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 325 सीटें पिछली बार हमारी थीं 2017 में। इस बार भी 300 के पार हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतने जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा आह्वान है कि जो इधर उधर लोग कहीं भटक रहे हैं उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके और हमारे बगल में चित्रकूट में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार अपना दल से हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन है, अपना दल, निषाद पार्टी, उन उम्मीदवारों को भी जिताने के लिए मेरी हार्दिक आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप सब लोग मिल करके इस महान काम में अपना योगदान देंगे। जैसे आपने बेरोजगारी शब्द का प्रयोग किया, इसी बेरोजगारों को लेकर के तो विपक्ष ने मुद्दा बनाया है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो कैसे आप बताएंगे कि अब कैसे रोजगार मिलेगा? देखिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और जितने अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी रोजगार मिले हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। पाक साफ ईमानदारी के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि कहीं पर कोई बेईमानी हुई है। पहले जो पहुंच वाले लोग हुआ करते थे, जो जुगाड़ वाले लोग हुआ करते थे, वो नौकरियां प्राप्त करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद से इन 5 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं पारदर्शी तरीके से हुई हैं। जो क्वालिफाइड रहे हैं, जो हुनरवान लोग रहे हैं, जो मतलब पढ़ने लिखने में होशियार लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने बलबूते कंपटीशन क्वालिफाइड किया है, ऐसे लोगों को ही नौकरियां मिली हैं। तो इसलिए विपक्षी लोग, जो जुगाड़ वाले लोग हैं, वो पीछे हटे हैं और जो हुनर वाले लोग हैं, जो होनहार छात्र हैं, वो आगे आए हैं। तो ऐसे जो जुगाड़ वाले लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही कि नौकरियां हमें नहीं मिली, हमें नहीं दी गई। तो जुगाड़ का काम ख़त्म हो गया है। अब भ्रष्टाचार मुक्त जो है नौकरियां इस बार दी गई हैं। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में जो डिफेंस का कॉरिडोर हमारे बुंदेलखंड में बनने जा रहा है, आपके पहाड़ी के और परसितपुर के बीच में हमारे ज़मीन एक्वायर कर ली गई है, बांदा में ज़मीन एक्वायर कर ली गई है, झांसी में ज़मीन, ललितपुर में ज़मीन एक्वायर कर ली गई है, आपके जालौन में ज़मीन एक्वायर कर ली गई है। उससे डिफेंस के कॉरिडोर का जो हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, आने वाले जब ये हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो रहा है तो बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर आकर के सरकार उनको ज़मीनें दे रही है। और उसमें एक जो अभी हमारा शर्तनामा शामिल हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपना शर्तनामा रखा है कि जो भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएगा, सेना की फैक्ट्रियाँ लगाएगा, उसमें से कम
60% रिजर्वेशन लोकल के लोगों का होगा, प्रतिनिधित्व उनका नौकरियों में हमारे यहाँ के नौजवानों को होगा। 40% में वो और किसी ज़िले को रखेगा, 60% इसी ज़िले के जहाँ पर लोकल में उद्योग लगाएगा वहीं पर उसको नौकरियाँ देने का प्राविधान किया जा रहा है। आपने कहा जुगाड़ का काम नहीं करता, तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय में एक विशेष वर्ग जाति वर्ग के लोगों को भर लिया गया था, मुद्दा प्रकाश में आया था, तो क्या वहाँ पर जातिवाद हावी था? देखिए, बांदा विश्वविद्यालय में जो कृषि विश्वविद्यालय की बात आपने उठाई है, मुझे लगता है तो कृषि विश्वविद्यालय में जो भर्तियां उस समय कुछ हुई थी वो संविदा पे कुछ भर्तियां हुई थी, और संविदा और आउटसोर्सिंग की भर्तियों में मुझे लगता है कि उसमें कोई जुगाड़ और उसका कोई प्राविधान इस तरह का नहीं होता है। आउटसोर्सिंग और जो ठेके वाली नौकरियां हैं, जो संविदा वाली नौकरियां हैं, उन संविदा और आउटसोर्सिंग वाली नौकरियों में हो सकता है कहीं पर किसी ने किसी एक ठेकेदार ने किसी अपने खास लोगों को, चहेते लोगों को वहाँ पर भरने का काम किया हो, तो उसकी भी जांच कराई गई है। जब मुद्दा उठा था उसकी भी जांच कराई गई है। उसमें कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो भरे गए थे उसका भी मुद्दा आया था, उसकी जांच कराई गई है। और अगर कहीं पर उसमें रिजर्वेशन का या किसी भी उस तरह का ख्याल नहीं रखा गया है, किसी एक व्यक्ति को ही भरने का, एक समाज को भरने का काम किया गया है, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, आप इस चुनाव में चित्रकूट विधानसभा में सीधी लड़ाई किस दल से मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से इस उत्तर प्रदेश और देश में जब से मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो मैं समझता हूँ लड़ाई में कोई बचा नहीं है, विपक्ष कहीं पर बच नहीं पाया है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो समाप्ति की ओर, कगार की ओर चली गई। कांसीराम जी के समय तक बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ आगे आया था। आज वो बहुजन समाज पार्टी का मतदाता जो दलित समाज का, पिछड़े अन्य ओबीसी जो था, तो वो जो छोटी छोटी जातियां जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ कभी खड़ी हुई थी, आज वो मानवर कांसीराम जी के बाद से हट करके आज वो मोदी और योगी जी के साथ खड़ी हैं। आज पूरे देश में मोदी जी के साथ वो जातियां खड़ी होकर के, और 14 से लगातार वो जब खड़ी हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गई है। और आज भी वो छोटी छोटी जातियां जो पूरे देश की हैं वो माननीय मोदी जी के साथ खड़ी हैं। आज गांव में हम जाते हैं, जब बूथ में जाते हैं, तो बूथों में जो बहुसंख्यक जाति के बूथ हैं, किसी भी जाति का बहुसंख्यक बूथ हो, तो वो मानता है कि मेरा 500 वोट है, 700 वोट है अगर 1000-1200 में, तो जिसका 500 वोट है उस गांव में, जिस समाज का, उसके बाद वो 300 वोट ऐसे समाज का है जिसको कहीं आज तक किसी ने गणना नहीं किया था। छोटी छोटी जातियां हैं, उनको किसी ने देखा नहीं था, उनको आज मोदी जी ने सारा कुछ दे करके उनको भी आगे लाने का, मुख्य धारा में लाने का काम किया है। तो ऐसे वो 300 मतदाता मोदी जी के साथ खड़े हैं। फिर उसके साथ 100-200 मतदाता भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता हमारा वहाँ है, ऑटोमेटिक को आधे की संख्या पार कर देता है। और जब वो 50 से 60% संख्या पार कर देता है तो लोग कह देते हैं ईवीएम खराब हो गई है, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी वहाँ थी उन समाज के लोगों को आज़ादी के 70 साल तक किसी ने देखा नहीं था, जिनको मोदी जी ने आगे लाने का काम किया, मुख्यधारा में लाने का काम किया है। आज उनके उत्थान का काम शुरू किया है। आज उनको आवास, पेंशन, राशन, शौचालय, जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, उनके घर तक बिजली का कनेक्शन, उनको उज्ज्वला का गैस का चूल्हा, सिलेंडर। तो ऐसे लोग जिनको आज़ादी के 70 साल तक कभी किसी ने देखा नहीं था, तो ऐसे बूथों पर, हर बूथ पर 300-400 की संख्या ऐसे लोगों की है। और वो 300-400 की संख्या वाले लोग जब आकर के खड़े होते हैं मतदान पे, कमल की बटन दबाने का सिलसिला शुरू किए हैं, तो आज लोग ईवीएम पे गड़बड़ी करने की बात कर देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। क्या लगता है आपको कि बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो ताल ठोक रहे हैं? वो कह रहे हैं कि विधायक बनने का अवसर मुझे मिल गया है, चूँकि मिस्टर राज्य मंत्री को जो टिकट मिला है उस वजह से मेरे अवसर ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज सूखी हुई नदी है, सूखी हुई धारा है। 2014 में मुझे भी भ्रम था, मैं आम आवाम के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। 2014 में मैं समाजवादी पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव इसी क्षेत्र में लड़ा। मुझे भी भ्रम था उस समय। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की बहती हुई, बाढ़ी हुई धारा है और इस गंगा की पवित्र धारा में आकर के आप यहाँ साथ में आओ। लेकिन उस समय मुझे भी भ्रम था कि बहुजन समाज पार्टी का मतदाता, जो छोटी छोटी जातियां जिनको मैंने कहा, ये कभी जब बहुजन समाज पार्टी के साथ था तो 14 के पहले तक था, मुझे भी भ्रम था 14 में, 14 से वो भ्रम टूट गया और वो कोई भी अब उस पर बचा नहीं है।
दलित बिरादरी का भी मतदाता आज जिस जो मूल कैडर का, जो चमार बिरादरी का जिसको लोग कह देते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ बचा है, वो भी नहीं रह गया है। आज की तारीख में वो भी माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है, उनकी योजनाओं के साथ खड़ा है। उनको फूटी लालटेन भी नहीं दे पाई बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ने, और आज वो बड़ी बड़ी गैस के चूल्हा, सिलेंडर, आवास, राशन, पेंशन, शौचालय, उन्हीं लोगों को तो आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय किया जा रहा है, अंत्योदय का सपना साकार हो रहा है आज। तो इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी की सूखी हुई धारा है, उस सूखी हुई धारा में जो लेफा होता है, उस लेफा में लोग उसको कूदे हुए हैं। तो लेफा में फंसने के अलावा 14 में मैं भी कूदा था, मैं भी फंस गया था, नहीं निकल पाया। तो इसलिए उस लेफा में वोट बर्बाद करने के अलावा अब थोड़ा कुछ बचा नहीं, उसमें कुछ है नहीं। बहुजन समाज पार्टी का तो वैसे भी सर्वे में जो नामो निशान नहीं आ रहा है, 10-15 सीट तक, 20 सीट तक आने की पूरे प्रदेश में स्थिति आ रही है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी थोड़ा मोड़ा कहीं पर टिमटिमा रही है, लेकिन आने वाले 2022 के इस चुनाव के बाद उसका भी समापन उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो इसलिए कोई संशय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की 300 के 25 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार भी 300 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बनाने जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये जो जातीय समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल से दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से दोनों पटेल वर्ग से हैं, तो क्या लगता है इस जातीय समीकरण पर कैसी लड़ाई होने वाली है? देखिए, जाति का जो दंश रहा है, जो जातियों के नाम पे लोग वोट लेने का काम कर रहे हैं, मैंने फिर दोहराना चाहता हूं, 2014 के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में जातियों के नाम पर वोट देने का सिलसिला बंद हो गया है। अब विकास के नाम पर लोग अपने भविष्य के नाम पर, अपने भविष्य को उज्जवल करने के नाम पर हर समाज के लोग आज जागरूक हुए हैं। नौजवान हमारा पढ़ा लिखा हुआ है, कभी कम पढ़े लिखे लोग रहे तो उनको जाति के नाम पर, कुनबों के नाम पर लोग उनको पंचायत करके उनको ठेकेदारी लेने का काम करते थे। आज ठेकेदारों की जाति ठेकेदारी बंद हो गई है। आज सारे लोग, नवयुवक लोग हमारे, आज सब इकट्ठा होकर के राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं। आज हमारा भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। आज हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं खड़ा है, आज देने लायक हमारा भारत बना है। हमने दुनिया के 80 देशों को कोरोना की वैक्सीन दिया, 6 महीने में हमने वैक्सीन बना लिया। कभी हमारे भारत का प्रधानमंत्री लाल ज्वार अमेरिका से मंगा के, जब यहाँ भुखमरी आई थी महामारी के बाद, तो खिलाने का काम किया। आज हमने मुफ्त में गेहूं चावल, अपने देश का खाद्यान्न हम अपने लोगों को खिलाने का मुफ्त में काम कर रहे हैं। यह आत्मनिर्भर हमारा भारत बना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जातियों का जो लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, जातियों के नाम पर वोट नहीं बचा है। अब विकास के नाम पर, मोदी योगी के नाम पर आज वोट करने लोग खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे विश्व में मोदी जी के नाम पर आज सारे देश के लोग विश्व में हमारा डंका बजा रहे हैं मोदी जी। तो इसलिए आप ये कह जरूर रहे हैं कि जाति के नाम पर कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, पिछली बार 2012 में ठाकुर जाति का वोट मिला था भाजपा को, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि मैं ठाकुर समाज से हूँ, मुझे कांग्रेस में रहते हुए प्रत्याशी बनने पर वोट मिला था, इस बार मुझे ज़्यादा मत मिलेंगे। देखिए, जहाँ जातियों की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बाबा योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा ठाकुर नहीं होगा कोई। और अगर जाति की बात कर रहे हैं, ठाकुर वाकुर, और यहाँ जो कह रहे हैं लोग कि ठाकुरों के नाम पर ठाकुरों का वोट जाएगा, कुर्मी के नाम पर कुर्मी का वोट जाएगा, ब्राह्मण के नाम पर ब्राह्मण का वोट जाएगा, अब वो समाप्त हो गई है ठेकेदारी। अब वो जो छोटी छोटी जातियाँ हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वो 300-400 हर बूथ पे वो छोटी छोटी जातियों के लोग, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, कुर्मी का, ब्राह्मण का, ठाकुर का, यादव का, इन्हीं का लोग अपनी ठेकेदारी लेते रहे। इनकी ठेकेदारियाँ वो छोटी छोटी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन्होंने बंद कर दिया है। उनका नेतृत्व तो आज मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई कहीं का अपने भ्रम में न रहे। भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बनाने जा रही है। तो सांसद जी, अभी तक हमने जितनी भी बात की सब जगह पहुँचे, महामारी का दौर रहा, स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा। जनता भी इस बात से सवाल करती है कि हमारे ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे ज़िले में ऐसी स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं है कि हमें इलाहाबाद न जाना पड़े, और जो इलाहाबाद में ठगी का शिकार होती है उससे जनता बहुत त्रस्त है। तो क्या कुछ हो सकता है इस चुनाव के बाद? मेडिकल कॉलेज के लिए, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमारी सरकार ने घोषणा कर रखी है। यहाँ भी आपके बांदा में हमारा मेडिकल कॉलेज है, चित्रकूट में भी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया था। अभी तक हमारे यहाँ कोई 10 किलोमीटर की परिधि पर कोई मेडिकल कॉलेज की ज़मीन नहीं मिल पाई है। एक मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन अंचवारा के पहाड़ के नीचे वहाँ पर देने का प्राविधान वहाँ के प्रधान जी ने तय किया था, लेकिन जो टीम आई थी सर्वे करने,
उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की मेडिकल फैकल्टी बोर्ड जो होता है इनका, उन्होंने उसको रिजेक्ट करने का काम कर दिया है। उतनी दूर हम मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज की परिधि 10 से 15 किलोमीटर चित्रकूट के इर्द गिर्द उनका है कि हम मेडिकल कॉलेज शहर के 10-15 किलोमीटर की परिधि पर बनाना चाहते हैं। उसके लिए पीपीपी मॉडल पे भी हमारी सरकार ने तय किया है। कोई प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाना चाहे, ज़मीन उपलब्ध करा दे, तो उसकी भी साझेदारी उसमें की जा सकती है। इस तरह का भी प्राविधान हम नियमों में करके हमारी सरकार ने अभी दिया है। और अभी मैं आपको बता दूं, एक कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसने अपना मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए एक अपना एमओयू साइन किया है और वो ज़मीन यहाँ पर कुछ लेने का प्राविधान भी शुरू किया है। मैंने ज़मीन देने के लिए अपनी ज़मीन उस प्राइवेट पार्टनरशिप में अपनी ज़मीन मैंने अभी उनको मैं खुद मेरे नाम पिताजी की बाद मेरी ज़मीन जो आई थी, उस ज़मीन को मैंने उनको एग्रीमेंट करके दे दिया है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं तो अपनी 45-50 बीघे ज़मीन जो मेरे पास है, मैं उसको देना एग्रीमेंट करके मैंने उनको अभी पिछले 15-20 दिन पहले मैंने दिया है। तो निश्चित तौर पर हम चाह रहे हैं कोई आकर के पीपीपी मॉडल पे मेडिकल कॉलेज बनावे, और इसके लिए हम आगे उनको अगर कोई गवर्नमेंट का ज़मीन नहीं मिल रही है तो प्राइवेट ज़मीन हम देने के लिए तैयार है। मैंने अपनी ज़मीन को देने के लिए एग्रीमेंट किया है और मेरी कोशिश है कि मेडिकल कॉलेज हम यहाँ बनाएंगे। निश्चित तौर पर आने वाली सरकार हमारी है, मेडिकल कॉलेज हम बना करके दिखाएंगे। अच्छा सांसद जी, इस चुनाव का जो सबसे विवादित मुद्दा है, जब से दोनों को टिकट मिला है, उधर वीर सिंह पटेल को, इधर अनिल प्रधान को, तो ये कैसे उभर के आया है? पहली बार सुनने में आया है कि बरगैया पटेल और चंदेल पटेल, ये कौन सा मुद्दा है? ये समझ में नहीं आता हमें। देखिए, इस तरह के कभी कोई मुद्दे नहीं रहे हैं। टुकड़ों टुकड़ों में किसी को बांटना, टुकड़ों टुकड़ों में ये राजनीति करके वोट लेने का काम लोगों ने जो किया है, ये गलत तरीका है। और अब हमारा नवयुवक इस टुकड़ों टुकड़ों में बंटने वाला नहीं। हमारी जो नई पीढ़ी है वो विकास के मुद्दे पर है। वो युवा पीढ़ी अब कोई टुकड़ों में इस तरह के फिर से बहकावे में आने वाली नहीं है। वो विकास क्या लगता है कि जातिवाद नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा? राष्ट्रवाद चलेगा, मोदीवाद चलेगा, देशवाद चलेगा, विकासवाद चलेगा। अच्छा, वो कहाँ है एग्रीमेंट जो हमने किया है? दिखाओ, मैं आपको दे दूँ ना। जी हाँ जरूर। मैं आपको प्रमाण देता हूँ, मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके दे दिया हूँ। अपनी ज़मीन के ले लो भैया। बहुत खुशी की बात होगी जनता के लिए। दिखा दीजिए, ये लीजिए। जी, ये वो एग्रीमेंट है जो सांसद जी ने दिया है सरकार को बना करके कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बने। पीपीपी मॉडल पर अपनी खुद की ज़मीन दी है, और एक ऐसा जनप्रतिनिधि अगर हमें मिलता है तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जो स्वास्थ्य की समस्या है वो क्या कहते हैं दूर हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये जो है, जी ये पढ़िए। हाँ। आई एम मिस्टर रामकृपाल सिंह, सन ऑफ भगवान दीन सिंह, बलदाऊगंज करवी, चित्रकूट, ऑनर ऑफ खसरा नंबर 542 लैंड एंड एट विलेज रगौली, तहसील करवी, डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट, साइन दिस अंडरटेकिंग फॉर्म विद रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ द proposal for medical college is granted to BSS Medical College and Research Center. The land will be partnership with the BSS Medical College and Research Center only. I give my signature, thumb impression and Xerox document of land and take the responsibility to do the needful for the same in my full consciousness and willingness to do शो विदाउट प्रेजर फॉर इट। योर सिंसियरली रामकृपाल सिंह। ये बहुत खुशी की बात है कि अगर सांसद आर के पटेल ने अपनी ज़मीन प्रोवाइड कराने का काम किया तो जनता के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के लिए काम करते रहे, वोट लेते रहे, चुनाव जीतते रहे, पर अपनी खुद की ज़मीन पर कोई ऐसी सुविधा देने का काम नहीं करते रहे। तो आज चुनाव के दौरान, इस 2022 के चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी खुशी की बात सामने आई है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए, ये टर्निंग पॉइंट नहीं, जो सरकार की नीति योजनाएं हैं वो अगर कहीं पर जनहित की योजनाएं नहीं मिल रही ज़मीनें, तो उसके बाद जब उन्होंने खोजा, नहीं दूर कहीं जंगल के किनारे वो खोज रहे थे, नहीं मिल पाई, तो मैंने एग्रीमेंट किया है कि मैं अपनी ज़मीन ये देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ज़मीन का ओनर हूँ, पिताजी के बाद मैं तनहा अकेला वारिस हूँ, और उस ज़मीन को मेरी पैतृक ज़मीन है, मैं उस पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, रगौली में मेरी ज़मीन है, मैं उसको देने के लिए तैयार हुआ हूँ। मैंने एग्रीमेंट किया है। ये जनता के हित के लिए ज़मीनें लोग खरीद करके यहाँ कोई ऊपर लेके नहीं चला जाएगा। यहाँ जो रह जाएगा यहीं रह जाएगा।
निश्चित तौर पर उस ज़मीन पर अगर मेडिकल कॉलेज मेरे बनकर के तैयार होगा तो बहुत इस क्षेत्र के लोगों का भला होगा, उन मरीजों का भला होगा जो दूर दराज जाता है। इसलिए मैंने इसको मैंने अभी मुश्किल से 1 महीने 20 दिन पहले मैंने एग्रीमेंट करके और देने का काम किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाने की योजना है, क्योंकि हमारे चित्रकूट जिले में ज़मीन नहीं मिल पाई। इस कारण से हम 2 साल से लटके पड़े हैं, तब मुझे मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा है। कहीं पे अगर ज़मीन, चूँकि ज़मीन सरकार या तो एक्वायर करके दे, एक्वायर कहीं से सरकार करने का प्राविधान नहीं है। जो गांव सभा की ज़मीनें हैं या उस तरह की, या तो कोई दान दे, तो हमने उसको दान स्वरूप देने का निर्णय लिया है कि हम उसको दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल, राज्य मंत्री का एक नारा है अब की बार 1 लाख पार, तो मऊ मानिकपुर की जो सीट है, दोनों में आप कितने अंतर के साथ जीतेंगे इस बार? देखिए, 2017 में भी हम दोनों विधानसभाओं को जीते थे। 2017 में मैं 48,000 से उस विधानसभा को जीता था। इस विधानसभा में 22-24 हज़ार से हमारे 30 हज़ार से माननीय मंत्री जी शायद जीते थे, 28 से 30 हज़ार से 33 हज़ार से 33 हज़ार से इस विधानसभा में जीते थे। और गठबंधन जब हुआ था लोकसभा के टाइम में सपा और बसपा का, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास कि मैं 30 हज़ार से मानिकपुर विधानसभा को, और यहाँ से भी हम लोग करीब 5 हज़ार, 4.5 हज़ार से इस विधानसभा को गठबंधन के दौर पे हम जीते थे, जब बहुत बड़ा गठबंधन आया था। तो इसलिए इस बार भी फिर से दोनों विधानसभाएं 50 और 40 के बीच से, हम लोग 25 और 50 के अंतराल से ये विधानसभाएं हम जीतेंगे। और हर विधानसभा हम 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार के बीच तक जाएंगे जीत करके। कोई बांदा की, आपकी बबेरू की विधानसभा, बांदा सदर हमारा कम से कम 30-35 हज़ार से हम जीतेंगे। बबेरू नारायणी हम कम से कम 40 हज़ार के ऊपर, 45 हज़ार के अंतर से 50 हज़ार तक भी बढ़ करके जीतेंगे। सबसे रिकॉर्ड तोड़ हम नारायणी जीतेंगे। तो इसलिए मेरे लोकसभा की 5 विधानसभाएं, और आपकी तिनवारी विधानसभा हमारे बांदा जिले की है, वहाँ से रामकेश निषाद जी लड़ रहे हैं, वहाँ से भी हम बम्पर वोटों से जीतेंगे। तो बांदा चित्रकूट की 6 विधानसभाओं को भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलेगा। बुंदेलखंड की 19 सीटें हमारी पहले से जीत करके हमारी 100 में 100% थी, फिर से बुंदेलखंड में हमारी 1900 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की जाएंगी। यहाँ किसी का कोई और दाल गलने वाला नहीं है, जनता की दाल गलेगी। जनता आज मोदी योगी जी के साथ खड़ी है। जी। तो ये थे हमारे साथ सांसद आर के पटेल, जिन्होंने बताया कि जब उस दौर में जब गठबंधन का एक बहुत बड़ा गठबंधन आया था, तब चुनाव हम जीते थे, तो अब क्या विसात है कि कोई चुनाव जीत करके चला जाएगा। और जो अंतर पहले था उससे बड़े ज़्यादा अंतर के साथ चुनाव जीतेंगे। लेकिन इस चुनाव में जो अभी एक मेडिकल कॉलेज का जो एग्रीमेंट दिखा, वो इस क्षेत्र की जनता के लिए और इस चुनाव का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और ये एक बड़ा उपहार भी है जनता के लिए। बने रहिए मेरे साथ, क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम।